हेलो व्यूअर, मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज के नर्वस कोऑर्डिनेशन का आखिरी टॉपिक नर्वस डिसऑर्डर में हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा टाइप डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है? डीजेनरेशन का जनरली मतलब ये है कि ब्रेकिंग। जब कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं डीजेनरेशन। लेकिन यहाँ पर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ह्यूमन बीइंग के, ये मिसाल के तौर पर एक ब्रेन है हमारे साथ और ब्रेन में एक सेल है। इस सेल के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कि बीटा अमाइलाइड प्रोटीन है हमारे साथ। अगर बीटा अमाइलाइड प्रोटीन 2 ग्राम नॉर्मल इसका वजन है, अगर ये 2 ग्राम से 8 ग्राम हो जाए तो accumulation ऑफ सच एक्सिस अमाउंट ऑफ बीटा एमाइलाइड प्रोटीन, इस तरह के डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ये है कि एक प्रोटीन है ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, उसका अमाउंट 5 ग्राम है और वो 10 ग्राम एकमुलेट हो जाए, यानी अपने अमाउंट से ज्यादा स्टोर हो जाए, एकमुलेट हो जाए। तो इस तरह नर्वस सिस्टम में, आसाबी निज़ाम में एक अनफंक्शनिंग आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाती है, तो फिर हम उस डिसऑर्डर को कहते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि वेस्कुलर डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और इसके साथ फंक्शनल डिसऑर्डर और इसके साथ मेम्ब्रेनियस डिसऑर्डर यानी मेनिंजेस का जो डिसऑर्डर है, ये अब हमारे साथ, अब मैं पढ़ने शुरू करने जा रहा हूँ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज चूंकि नॉर्मली मैंने आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना शुरू किया कि पहले मैं मीनिंग करता, फिर डिफिनीशन, फिर काजेस, फिर सिम्टम, फिर डायग्नोज और फिर ट्रीटमेंट और फिर प्रिवेंशन। लेकिन यहाँ पर अल्जाइमर एक साइंटिस्ट का नाम है, एक जर्मन फिजिशियन एल्वस अल्जाइमर, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1864 और 1915 है। तो ये अल्जाइमर उस जर्मन फिजिशियन का नाम है। डिफिनीशन क्या है? इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। यानी ये ऐसा डिजीज है जिसमें ये स्लोली और ग्रेजुअली ये डिजीज बढ़ोतरी करता है और हमारी जो मेमोरी सेल है, सेरेब्रम है, हिपोकैम्पस है, या दूसरी जो हमारी मेमोरी के सेल है, या जो दूसरे हमारे मेंटल फंक्शन है, उसको ये मुतासिर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये डीजेनरेटिव अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज का आपको आसानी के साथ मैं अगर आपको समझाऊं तो वो डिजीज जिसमें आदमी अपने करीबी रिश्तेदारों को पहचान न सके तो उस डिजीज को हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। ख्वाह वो रिश्तेदार इसके साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं फिर भी उसको नाम याद नहीं रहते, तो ऐसे डिसऑर्डर को फिर हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। और एक इसके साथ पहले जो कोर्स में था, हमारे बायोलॉजी के कोर्स में था, अब वो नहीं है, पार्किंसन यानी शिवरिंग ऑफ हैंड। इस तरह जब कोई बंदा किसी के हाथ, किसी के पांव, किसी के हेड जब शिवरिंग करे अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पर, तो उसको हम पार्किंसन डिजीज कहते थे। अब ये अल्जाइमर डीजेनरेटिव में डाल दिया गया आपके कोर्स में काजेस। इस बंदे की सबसे पहली काज इस डिजीज की क्या है? एज। अगर ये एज 80 से ऊपर हो गई तो फिर ये डिजीज हो सकती है। दूसरा, हेड ट्रामा, अगर सर में कोई इंजरी हो जाए तो फिर ये बीमारी हो सकती है। तीसरा, फैमिली, आपके खानदान में ये बीमारी है, दादा परदादा से ये बीमारी चली आ रही है, तो उस डिसऑर्डर, उसमें भी ये अल्जाइमर हो सकती है। और ये प्रोटीन, बीटा एमाइलाइड प्रोटीन, जो कि ब्रेन सेल में मेमोरी को कंट्रोल करते हैं या मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, अगर इसकी कम्युलेशन हो जाती है, आमतौर पर बहुत ज्यादा उम्र में, ओवर 80 ईयर, इसमें कम्युलेशन ज्यादा चांसेस होती है, तो ये इसकी कम्युलेशन। हार्ट हेल्थ, इसके अलावा दिल का जो सेहत है, आपको पता है कि दिल 1 मिनट में 72 टाइम पंपिंग करता है। अगर ये हेल्थ कम हो जाए, पंपिंग रेट का कम होना या पंपिंग रेट का ज्यादा होना, ये हार्ट हेल्थ है। और जी
हाँ क्या है, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या है 80/120, लेकिन यहाँ पर या 80 से कम हो जाता है या ऊपर हो जाता है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर के जुमरे में आता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल, चर्बी का ब्लड के अंदर ज्यादा होना, और इसके अलावा पुअर कंट्रोल डायबिटीज, यानी कोई बंदा शुगर का मरीज है लेकिन वो उसमें कम कंट्रोल नहीं करता, वो बेख्तियाती करते हैं और स्वीट्स को इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ें शुगर की मरीज के लिए मने हैं वो उसको इस्तेमाल करने में कबाहत महसूस नहीं करते। तो इस तरह पुअर कंट्रोल डायबिटीज का मरीज भी अल्जाइमर का शिकार हो सकता है। सिम्टम अलामत क्या है, इस बंदे की मेमोरी खत्म हो गई होगी, ये लॉस ऑफ सेंसेस, इसकी देखने की सेंस, इसकी सुनने की सेंस, इसकी सूंघने की सेंस, इसकी जायके की सेंस, इसकी चूने की सेंस, जो सेंसेस आर्गन है 5 हवा से हमसा जिसको कहते हैं, वो ये लॉस कर जाता है, इसको कुछ पता नहीं चलता। नई आंखों से देख सकते हैं, नए कानों से सुन सकते हैं, न जब ये टेस्ट मालूम कर सकते हैं कि ये कड़वा है, ये तुर्श है, ये साल्ट है, ये किस तरह इसका जायका है। स्पीकिंग इसका क्या है ये भी लॉस कर चुका होता है ये, और राइटिंग स्किल भी, ये ख्वाह पीएचडी डॉक्टर ही क्यों ना हो, जब आप इनको सिंपली अपना नाम लिखने को कहेंगे तो ये नहीं लिख सकता ये बेचारा आदमी, इसकी सोच खत्म हो जाती है। रीजनिंग यानी बहस मुबासा, कि भाई कोई सवाल करे आप उसकी बाकायदा प्रॉपर दलाइल के साथ जवाब दे, तो ये रीजनिंग है, ये भी ये लॉस कर जाता है। जजमेंट, किसी किस्म के कोई फैसला नहीं कर सकता कि ये बात ठीक है, ये अच्छी है, ये मेरे सेहत के लिए ठीक है, बस ये डिसीजन। और इसके इसी तरह डिसीजन भी इसका यानी फैसले जो है ना, इसको पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया है। फैमिली टास्क, अगर घर की तरफ से इनको कहा जाता है कि ये काम मत करो, ये काम करो, या बाजार से या सौदा लाओ या कोई चीज लाओ, तो ये टास्क ये परफॉर्म नहीं कर सकता जी। इसके अलावा ड्रेसिंग, हत्ता कि ये अपने कपड़ों को भी खुद नहीं पहन सकता, इसके लिए दूसरे बंदे की जरूरत होती है। बातें, हत्ता कि ये गुसलखाने में बाथरूम में गुसल भी नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, बातिंग में इसको भी बहुत प्रॉब्लम है। यानी इस ये इलामतों से ये जाहिर हो रहा है कि ऑलमोस्ट इसके लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, सारे सब कुछ ये लॉस कर चुका होता है जी। डायग्नोसिस में सीटी स्कैन ब्रेन, सीटी स्कैन का मैं पहले भी एब्रिविएशन आपको बता चुका हूं कि सी का मतलब है कंप्यूटराइज, टी का मतलब है टोपोग्राफी। तो कंप्यूटराइज टोपोग्राफी ये फिजिशियन करते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग जब ब्रेन के जरिए किया जाता है। लोप, ये एक किस्म का खास टेस्ट है जो कि ब्रेन सेल का किया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर वगैरह इसके जिस्मानी जिस्म को देखते हैं कि हाथ पांव किस तरह है, बॉडी क्या है, वेट क्या है, कद क्या है, सब मसल को देखते हैं, सब कुछ एग्जाम करके फिर फिजिशियन डॉक्टर वगैरह कुछ इनसे। और इसके अलावा मेंटल स्टेटस टेस्टिंग और इसकी जहनी टेस्ट जिसको हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो टेस्ट भी इसका किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसके लिए डॉक्टर वगैरह मेडिकेशन, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल अच्छा खुराक, और ये खुराक आम तौर पर जूस, वाटर या जूस की शक्ल में, फ्रूट की शक्ल में हो तो इसके लिए बेस्ट होगी। और इसके अलावा प्रिवेंशन में बचाव इस बंदे का किस तरह हो सकता है, बचना तो मुश्किल है लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता। रेगुलर एक्सरसाइज, और अब इस बंदे से आप किस तरह एक्सरसाइज करेंगे, आपने उसको पकड़ा होगा हाथ से और इसको आप घुमाएंगे कहीं पार्क में, घर के अंदर या किसी स्ट्रीट में, आप इसको इस तरह ले जाएंगे। कीपिंग एक्टिव, इसके साथ हर वक्त आप जब डिस्कशन करेंगे, इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये एक्टिव बनेगा, इसको बिजी रखना होगा। लाइफ मोर एंजॉयफुल, और इसको ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, ये कभी भी इसको नाराज ना होने दे। जिस चीजों पे, जिन बातों पे, जिन कामों से ये नाराज होते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो, उनको घर वालों को चाहिए कि वो छोड़ दे और इनका बहुत ज्यादा ख्याल करे। और आखिर में क्वाइटिंग टोबैको यूज, अगर ये स्मोकिंग करता है, अगर ये अल्कोहल यानी हीवी ड्रिंकिंग करते हैं तो वो उन पे छोड़ दिया जाए, तो इंशाल्लाह इस तरीके से ये बीमारी तो खत्म नहीं हो सकती, इसको काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आखिर में, चूंकि ये नर्वस डिसऑर्डर 5 डिसऑर्डर थे
मैंने 1 बाय 1 आपके लिए अपलोड किया है। आप इनको प्रॉपरली देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक दें, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आया, किसी भी टर्मिनोलॉजी में, ये मैं एक तरफ हो रहा हूं ताकि आप इनसे स्क्रीनशॉट निकालें और अपने नोट्स बुक में, ये आपके लिए प्रॉपर नीट नोट है। इसी तरह पहली भी जो 4 वीडियो मैं इस पर कर चुका हूं, उनसे नोट निकाल कर अपने कॉपी में लेके, ये आपके लिए नोट भी है और एग्जाम के लिए मवाद भी आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर 18 फिर नेक्स्ट मैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में शुरू करने जा रहा हूँ, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन पर इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ तफसीली बात करूंगा। आपको जिस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टर्म की टर्मिनोलॉजी की समझ ना आई हो, कमेंट्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें और वीडियो को हर एक के साथ शेयर करें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि डिसऑर्डर में, बीमारियों में ये बुहल होगी कि आप लोगों के साथ, ये तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, आपके लिए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। आपका तो ये कोर्स है, बल्कि दूसरे आम लोगों में इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।